मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि हम रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के पाठ्यक्रमानुसार अपने अध्ययन को जारी रखा हुआ है। जैसा कि हमने संधि प्रकरण को लिया हुआ है। संधि प्रकरण के अंतर्गत हमने दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यण संधि इत्यादि का हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। अपन मोटी मोटी जानकारी ले लेते हैं दीर्घ संधि के लिए कि दीर्घ संधि में जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लस से पूर्व और प्लस के बाद दोनों तरफ क्या होगा, एक जैसा ही अक्षर होता है जिसको हमको दीर्घ करना होता है। और उसके पश्चात हमने गुण संधि की, जिसके सर पर एक मात्रा थी उसको हमने गुण संधि बताया था, और जिसके सर पर दो मात्राएं थी उसे हमने वृद्धि संधि बताया था। और ठीक उसी प्रकार अयादि संधि में मैंने आपको सूत्र याद करवाया था, एचो अयाव है। और इसी प्रकार यण संधि में भी मैंने आपको सूत्र के अनुसार समझाया था, इको यण ची। इस प्रकार से मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया था, एक एक उदाहरण देकर समझाया था कि किस प्रकार से हम उसका अध्ययन करेंगे और उसको याद रखेंगे। संधि याद रटने वाली चीज़ नहीं है, इसको याद रखने के लिए उनको समझना, उनके सूत्रों को समझना अति आवश्यक है। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो मित्रों, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अब हम आगे अपनी नई संधि पर चलते हैं। अपनी नई संधि का नाम है पूर्व रूप संधि। जैसा कि आपको विदित है, नाम से ही प्रतीत हो रहा है पूर्व रूप। पूर्व रूप अर्थात वह अपने पूर्व रूप में ही रहता है। पूर्व का अर्थ होता है पहले वाले रूप में ही रहता है। इस प्रकार का एक प्रश्न निश्चित रूप से हर बार पूछा जाता है। पिछली बार भी जो हमारा टेट का एग्ज़ाम हुआ है, रीट का एग्ज़ाम हुआ है, उसके अंतर्गत भी इसमें से एक प्रश्न पूछा गया था। न केवल टेट अपितु रीट, न केवल रीट अपितु ये सी टेट, एच टेट और ये अपने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड लेक्चरर जो भी आप संस्कृत के एग्ज़ाम देते हो या जिसमें भी आपके हिंदी भी व्याकरण के रूप में आती है, तो ये आपके बहुत ही निश्चित रूप से काम आने वाली चीज़ है। संधि कार्यम जो है, जैसे मान लो आपके पटवार की परीक्षा है, उसमें भी आपके संधि आपके हिंदी आएगी तो हिंदी के माध्यम से आपको संधि भी पढ़नी पड़ेगी। और जैसे आपके मान लो हाई कोर्ट वाला एग्ज़ाम है, उसमें भी आपको आपके सब्जेक्ट में हिंदी है, तो वो एक ही बात है। यदि आप संस्कृत और हिंदी दोनों की संधि ही सेम है, यदि आपने संस्कृत की संधि पढ़ ली तो आप बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक ढंग से आप हिंदी का भी अच्छे से सोल्व कर पाओगे। अतः नेट, जेआरएफ जैसे भी जो भी परीक्षाएं हैं उनमें सभी में ये काम आने वाली चीज़ है। अतः अब हम अपने पाठ्यक्रम पर आते हैं, अपने विषय वस्तु पर आते हैं। पूर्व रूप संधि। एंगी पदांता दत्ती अर्थात पदांता दत्तो एंग अति परे पूर्व रूपे में कादेशे श्यांत है। ये क्या कह रहा है, देखो, जब पद के अंत में ए और ओ आते हों तथा उसके बाद में लघु ए आए तो अयादि संधि का निषेध होता है तथा ए को पूर्व रूप आदेश हो जाता है। इस प्रकार संधि को अवग्रह, इस संधि को हम अवग्रह चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये देखो, ये एस जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब अपन ने वर्ण व्यवस्था वाला, वर्ण विचार वाला जो अपन ने चैप्टर पढ़ा था, उस वर्ण विचार वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि इस एस का उच्चारण हम कैसे करते हैं, अवग्रह चिन्ह। इसको क्या बोलते हैं, हम अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। जैसे देखिए इसके उदाहरण, ये बहुत ही छोटी सी संधि है और बहुत ईजी है। देखो, अब तक हम क्या कर रहे थे, प्लस से पूर्व वाले शब्दों को देख रहे थे और प्लस के बाद में जो भी शब्द था, देखो जैसे मान लो अपन ने अयादि संधि पढ़ी। अयादि संधि में क्या था हमारे पास में, ई और बड़ी ई थी, ऊ और बड़ा ऊ था, री और बड़ी री थी। ऐसे ही हमने यण संधि पढ़ी तो यण संधि में भी क्या थी, ई और बड़ी ई थी, ऊ और बड़ा ऊ था, री और बड़ी री थी। और उसके प्लस के बाद में क्या था, अच था। प्लस के बाद में क्या था, अच था। और ठीक ऐसे ही अब देखो, ए कहीं भी नहीं था प्लस से पूर्व में। देखो अब यहाँ पे हमको ए मिलेगा प्लस से पूर्व, और प्लस के बाद क्या मिलेगा, ए। अब जो ए है वो तो एज इट इज़ बना रहेगा, लेकिन अभी पूर्व रूप मतलब उसका जो पूर्व रूप है वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें हमको कोई परिवर्तन नहीं करना। हमको परिवर्तन केवल किस में करना है, ए में परिवर्तन करना है। और ए क्या बन जाएगा, अवग्रह चिन्ह बन जाएगा। जैसे हे हरि रक्षा कीजिए, हरेव, हे हरि रक्षा कीजिए। को अत्र, को तो एज इट इज़ बना रहेगा और ए की जगह क्या हो जाएगा, अवग्रह चिन्ह लग जाएगा। तो यह कौन है,
को अत्र, यहाँ पर कौन है, ठीक है। आरण्ये आगच्छत है, आरण्ये, आ क्या है, अवग्रह चिन्ह है, आ क्या है, अवग्रह चिन्ह है। आरण्ये गच्छत, वन में गया। विष्णु प्लस औ, अब विष्णु में क्या है, ओ है, और ए क्या है, अवग्रह चिन्ह है, तो विष्णु औ क्या बन गया, विष्णु औ, ठीक है। हम इसको ए ही उच्चारण करेंगे, कभी भी संस्कृत भाषा में ए शब्द के मध्य में नहीं आता, शुरू में आ जाता है, अंतिम भी नहीं आता। आपको मध्य में भी नहीं मिलेगा और अंतिम भी नहीं मिलेगा। मध्य में यदि उसको आना होता है तो अवग्रह चिन्ह के अकॉर्डिंग वह आता है। ऐसे विष्णु प्लस अत्र क्या बनेगा, विष्णु अत्र। गुरु प्लस औ, गुरौ। सर्वे प्लस अपि, सर्वेपि। ते प्लस अपि, तेपि। लोको प्लस अयम, लोकोऽयम। बस इतने से ही इसके उदाहरण हैं। ये बहुत ही आपको सरल लगेगा, अच्छे से आप इसको कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट अपन चलते हैं, इसी के आगे हम चलते हैं पररूप संधि पर। ये छोटी छोटी संधियां हैं लेकिन हमको कंफ्यूज कर देती हैं, जिसके कारण हमसे गलतियां हो जाती हैं, और हम छोटी छोटी इन गलतियों को न हो इसके लिए हम इस पर बार बार विचार करेंगे, बातचीत करेंगे। अब बस केवल आपको अवग्रह चिन्ह याद रखना है। जहां आपको अवग्रह चिन्ह दिखेगा बिल्कुल आंख बंद करके आपको क्या लगानी है, कौन सी संधि लगानी है, पूर्व रूप संधि। कौन सी संधि लगानी है, पूर्व रूप संधि, ठीक है। और ये मान लो अपने पास में मान लो विच्छेद किया हुआ शब्द आ जाता है, जैसे मान लो हरे प्लस अत्र आ गया, तो ए कभी भी प्लस से पूर्व किसी भी संधि में नहीं आता। वो केवल कहाँ पर आएगा आपके पास में, प्लस से पूर्व, केवल और केवल आपके पास पूर्व रूप संधि में आएगा। इस तरह से आपको याद रखना है पररूप संधि। अब देखिए पररूप संधि, एंगी पररूपम, एंगी पररूपम अर्थात इसकी वृत्ति क्या होगी, देखो अवर्णांता दुपसर्गा देहांगदो धातु परे पर रूपम एकादेश है। अर्थात जब अवर्णांत उपसर्ग के बाद, अवर्णांत उपसर्ग के बाद एकार और ओकार धातु का आगमन होता है, तब उन दोनों के स्थान पर ए और औ आदेश हो जाता है। अब देखिए मैं आपको समझाती हूँ, बहुत ही बिल्कुल ईजी है। देखो अभी अपने पास में क्या आ रहे थे, शब्द आ रहे थे हमारे पास में, ए आ ई ऊ ये आ रहे थे, लेकिन अब हमारे पास में क्या आएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, हमारे पास उपसर्ग आएगा, और वो उपसर्ग भी कैसा होना चाहिए, एकारांत। बस जैसे मान लो प्र है, तो प्र में क्या आ गया, ए, कहीं की आवाज़ आ गई, ए की आवाज़ आ गई, और उसके बाद में आपके पास में एकारांत और ओकारांत धातु होनी चाहिए। जैसे एकारांत जैसे मान लो एजते है ना, और ओकारांत मान लो आपके पास में औषधि है। तो इस प्रकार से यदि आपके पास एकारांत और ओकारांत धातु आती है और एकारांत उपसर्ग आता है तो वहाँ पर पररूप संधि होगी। तो पररूप संधि मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, ये बहुत सरल है। जैसे मान लो पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप में हमको क्या करना है, एज इट इज करना है। पूर्व रूप में हमको क्या करना है, एज इट इज करना है। और पररूप संधि में हमको क्या करना है, पररूप संधि में हमको केवल ये याद रखना है कि जो उपसर्ग है वो एकारांत होना चाहिए, और धातु है जो कैसी होनी चाहिए, एकारांत और ओकारांत होनी चाहिए। और ये सब चीज़ें आपको अन्य किसी भी संधि में नहीं है। यदि आपने जरा जरा से नियम भी याद रख लिए तो ये संधि आपको याद हो जाएंगी। और सबसे कठिन जो संधि हमारे यहाँ पर है वो केवल और केवल स्वर संधि है, जिसको हम अभी अध्ययन कर रहे हैं। स्वर संधि इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड वेरी टिपिकल संधि, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। और जैसे ही हम इसको मान लो अपन को स्वर संधि यदि आ जाती है तो बाकी दोनों संधियां हम आसानी से कर सकते हैं। ऐसे देखिए प्र प्लस एजते, ये देखो प्र में कौन सा उपसर्ग आ गया, ए उपसर्ग है, और एजते क्या है, धातु है, तो क्या बन गया ये प्रेजते। तो उप है, उप में क्या आया, ए आया, और ये क्या है अपने पास में ओ है, तो क्या बन गया ये उपोज, उपोषति। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, उपसर्ग तो कैसा होना चाहिए, एकारांत, लेकिन धातु कैसी होनी चाहिए, एकारांत और ओकारांत। ऐसे प्र प्लस औषति क्या बनेगा, प्रोषति। उप प्लस एलियति, उपेलियति। प्र प्लस एष्यति, प्रेषति। औ प्लस औषति, अवौषति। इसका अपवाद देखो क्या होगा, जैसे कि हमने किस में किया था, ये दीर्घ संधि में किया था, सॉरी वृद्धि संधि में किया था। इसका अपवाद देखो, उप प्लस एधते, उपैधते, उप प्लस एधते, उपैधते। तो ये क्या बन गया यहाँ पे, उप तो क्या है अपने पास में उपसर्ग है, और एधते अपने पास में धातु है, तो ये इसका अपवाद है। आप इसको रट लेना, अपवादों को हमेशा रट लेते हैं, उनके कोई नियम नहीं होते।
हमको पता है कि ये जो शब्द चलेगा वो अपवाद स्वरूप चलेगा, तो हमको उसको रटना ही पड़ेगा। औ प्लस एति अवेति क्या बन जाएगा? औ प्लस एति अवेति। ऐसे ही अब अपन इसके देखो वार्तिक पढ़ते हैं, कुछ वार्तिक भी हैं इन संधियों में। वार्तिक देखो, शकंधावादिषु पररूपम वाच्यम, शकंदा, शकंदु, करकंदु इत्यादि जो शब्द होते हैं उसमें निश्चित रूप से देखो क्या होता है, प्रस्तुत वार्तिक के द्वारा शकंदु, करकंदु, मनीषा, कोलटा, मृतांड, सीमांत आदि शकंदु आदि गणों के पद के टी भाग को पररूप आदेश हो जाता है। शकंधु इत्यादि जो शकंदु आदि गण हैं, शक शय से कै तक के जितने भी शब्द हैं उनमें उनका जो टी भाग होता है उसको पररूप आदेश होता है। देखो एजेटिज हो जाता है, इसमें अपन को कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि शक प्लस अंधु क्या बन जाएगा? शकंधु। कर्क प्लस अंधु क्या बनेगा? करकंधु। ऐसे ही मनीष प्लस ईशा क्या बन जाएगा? मनीषा। कुल प्लस अटा कुलटा। सीमन प्लस अंत है सीमंत है। हल प्लस ईशा हलीशा। सार प्लस अंग सारांग। पतत प्लस अंजलि क्या बनेगा? पतंजलि। ठीक है, बस इतना सा याद रखना है, इसमें और कुछ भी याद रखने का नहीं है, बस ये 5 उदाहरण इनको याद कर लेना। ठीक है, इनके अलावा कोई नया उदाहरण अपने एग्जाम में नहीं पूछा जाता। वैसे तो देखो जो अपनी वेरी जो इम्पोर्टेंट संधि है वो मैंने आपको बताई थी, एक तो आयादी संधि है, एक अपने दीर्घ संधि है, एक अपने वृद्धि संधि है। इन संधियों में से निश्चित रूप से एक ना एक उदाहरण हमको मिल जाता है। वैसे तो सारी इम्पोर्टेंट है, जब कोर्स में है तो सभी इम्पोर्टेंट हो गए, लेकिन इन पर हम विशेषकर ध्यान दे लेंगे। एक अगली संधि अपने पास आता है प्रकृति भाव संधि। कौन सी संधि आती है? प्रकृति भाव संधि। अब इसका सूत्र है इदे दु दे दे द्विवचनम प्रग्राहम। अच्छा, अब इसकी वृत्ति देखते हैं। इदु देवंत है, द्विवचन है, प्रहसंत शांत, अर्थात जहाँ संधि हो सकती हो किंतु वहाँ संधि न की जाए वहाँ प्रकृति भाव, उसे हम प्रकृति भाव कहते हैं। देखो जैसे कोई ऐसा शब्द है कि हमको पता है कि यहाँ हम संधि कर सकते हैं लेकिन फिर भी वहाँ पे संधि न की जाए, वह प्रकृति भाव कहलाता है। जैसे प्लुत स्वर है, प्राग्रह संज्ञा वाले वर्ण हैं, अंतर यदि कोई स्वर हो तो प्रकृति भाव होता है तथा वह संधि नहीं होती है। प्राग्रह संज्ञा के नीचे 5 नियम दिए गए हैं। द्विवचन के ई उ ए की प्राग्रह संज्ञा होगी। यह नियम सुबंत शब्द रूप व तिगंत धातु रूप सब पर लागू होता है। ये देखो क्या कह रहा है, द्विवचन के ई उ ए की प्राग्रह संज्ञा होती है, अर्थात ये दूसरे को अपने आप ही ग्रहण हो जाते हैं। अतः यह नियम सुबंत शब्द तथा तिगंत धातु रूपों पर लागू होता है। देखो जैसे कवि प्लस इमो, तो ये कवि में कौन सी ई की मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा है, और यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, तो हमको कुछ भी नहीं करना, ये एजेटिज ही रहता है। प्रकृति भाव संधि के अंतर्गत हम क्या करते हैं? हमको कोई कार्य नहीं करना होता, हमें केवल क्या करना होता है? प्रकृति जो अपने प्रकृति भाव संधि होती है उसको हम एजेटिज ही रख देते हैं। ऐसे ही गिरी प्लस एतो गिरेतो, साधु प्लस आगच्छताम साध्वागच्छताम, विष्णु प्लस एतो विष्णु एतो, गंगे प्लस आमु गंग्यामु, पंचेत प्लस इमो पंचेतमो, लते प्लस एते लतेते, सेवते प्लस एतो सेवतो, फले प्लस अवपतत फले अपतत। अदश शब्द के अमी या आमु रूप की प्रग्रह संज्ञा होती है। अमी प्लस ईश अमीशा, हे स्वामी। अमी प्लस आहुतवंत अमी आहुतवंत है, इन सबको बुलाएं। अमु आगच्छत है अमु आगच्छत, ये दोनों आते हैं। एक स्वर वाले अव्यय ई उ आदि की प्रग्रहत संज्ञा होती है किंतु आंग की प्रग्रह संज्ञा नहीं होती। ई प्लस इंद्र बराबर इंद्र, उ प्लस उमेश बराबर उमेश, ओकारांत अव्यय की भी प्राग्रह संज्ञा होती है। जैसे अहो प्लस ईश अहोईश, संबोधन के ओ की विकल्प से प्राग्रह संज्ञा होती है। इसका उदाहरण है शंभो प्लस आया ही, शंभो आया ही, शंभय आया ही। इस प्रकार दूर से पुकारने में अंतिम स्वर प्लुत हो जाता है
उसकी भी प्राग्रह संज्ञा होती है, अतः प्रकृति भाव होने से संधि नहीं होती है। इसका उदाहरण है हरे आगच्छे, प्रभो आवेहि। इस प्रकार से हम यह बना सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरी दी हुई जानकारी समझ में आई होगी। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इसी के साथ हमारी स्वर संधि आज समाप्त हो गई है। स्वर संधि के बाद अब हम अगले वाले जो वीडियो हमारे आएंगे उनके अंतर्गत हम व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद मित्रों।